नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके जीके जीएस की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है मैदान सीरीज, उस मैदान सीरीज का हम क्या करेंगे, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। उन सारी चीज़ों को रिवीजन तो करेंगे, उसके साथ साथ उनसे जुड़े और स्टैटिक जीके के पॉइंट क्या बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। मैदान सीरीज में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए या पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेखपाल, पेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी आप सबके पास टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। कल ऐसा होगा ना कि आपके पास फॉर्म भरने की भी एज नहीं होगी, आप ओवर एज हो जाएंगे। और जब ओवर एज हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि काश तब पढ़ लेता। और अगर आप हो सकता है ना कि लगातार मेहनत कर रहे हो फिर भी सफल नहीं हो रहे, तब भी परेशान नहीं होना। हो सकता है ना, कई बार क्या होता है, गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, आप सफल नहीं हो रहे हो, तो पहली बात तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करिए। इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस और करते रहिए, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था। रामसर सम्मेलन के तहत हमने कहा था कि हम आर्द्र भूमि का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ था? 1975 में रामसर सम्मेलन लागू हुआ था। और हमारा भारत, इंडिया 1982 में रामसर सम्मेलन का सदस्य बना था। क्लियर हो गया? भारत में कितनी वेटलैंड्स हैं? तो भारत में हमारी 80 रामसर साइट्स हैं। सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ पे है? सर्वाधिक रामसर साइट आपकी तेलंगाना में है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कीथम झील कहाँ पे है? कीथम झील उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गई, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे हो रही, वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करिएगा। हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि हरित क्रांति के जनक जो थे MS स्वामीनाथन जी का निधन हो चुका है, तो उनसे जुड़ा स्टैटिक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति का शब्द दिया था विलियम गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है आपके नॉर्मन बोरलॉग जी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी 2 फसलों पर हमने बल दिया था? गेहूं और चावल की फसलों पर बल दिया था। हरित क्रांति के अंतर्गत हमने उच्च किस्म के उन्नत बीजों का प्रयोग किया, कीटनाशक का प्रयोग किया, सिंचाई पर बल दिया था। हरित क्रांति के तहत हमने क्या किया था? अपने उत्पादन को बढ़ाया था। हरित क्रांति में क्या होता है? हमने गेहूं और चावल के लिए फसलों पर बल दिया था। हरित का उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति को स्टार्ट किया था। हरित क्रांति आपकी कब आई थी? 1966-67 के बीच में हरित क्रांति आई थी। क्लियर हो गया? हरित क्रांति के में गेहूं और चावल पे हमने बल दिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, गेहूं जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ रही थी। अच्छा बताइए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। इसके बाद आपका दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो 2016 का था, 2016 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसका था? दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। और जबकि 2023 जो है आपके बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। बाजरा को हमने क्या बोला है? श्री अन्न बोला है। श्री अन्न उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? श्री अन्न उत्कृष्ट केंद्र आपके हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? बेगमपेट एयरपोर्ट आपके हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद आपकी मूसी नदी के तट पर स्थित है। अच्छा बताइए, हैदराबाद का हमने विलय कैसे किया था?
ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया था। इसके माध्यम से हमने हैदराबाद का विलय किया था, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो विलय नहीं कर रही थी, इसके लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था। और हैदराबाद तथा मुस्लिम लीग इन दोनों ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है। हमने अपने संविधान का अंगीकरण कब किया था? 26 नवंबर 1949 को हमने अपने भारत के संविधान का अंगीकरण किया। इस दिन हमने कितने 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? अनुच्छेद 395 में उल्लेख है। अब आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री पॉलिटी, तो ये वही सीरीज है। इसमें क्या करेंगे? सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जब मल्टीपल टाइम इन चीज़ों को सुनते रहेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो एक यही तरीका है, रिवीजन इसी तरीके से किया जाता है। अब देखिए, आप यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं या कहीं से भी क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने का तो फ़ायदा तब है ना कि जो चीज़ें मैं आपको आधा घंटा में रिवाइज कराऊँ तो ये आप खुद से आधा घंटा में नहीं कर पाए, वरना ये सारी चीज़ें बुक्स में और सारी पीडीएफ भी आप सबके पास है। रियलिटी में पीडीएफ आप सबके पास इतनी होंगी, इतनी आपके फोल्डर में पीडीएफ सेव होंगी, अगर आपने उतनी सारी पीडीएफ को पढ़ लिया ना तो आईएएस के एग्जाम में आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए। लेकिन हम सबके साथ होता है, पीडीएफ बहुत सारी होती है लेकिन उन सबको हम पढ़ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम टाइम में शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिविजन करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में चैट का ऑप्शन खुला है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षक आयोग का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 18 नवंबर 2004 को इसका गठन हुआ था। इसके माध्यम से इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामीनाथन जी इसके अध्यक्ष थे। एक हमने दलवाई समिति बनाई थी। दलवाई समिति का उद्देश्य क्या था? दलवाई समिति का उद्देश्य था कि हमें कृषकों की आय को क्या करना है? दुगनी करना है। रेवन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी किसको मिला था? एम.एस. स्वामीनाथन को। तो रेवन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? 1971 में। 1987 में कौन सा मिला था? विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार कौन देता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देता है। अच्छा, पहले भारतीय जिन्हें रेवन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, विनोबा भावे। विनोबा भावे आपके पहले भारतीय जिन्हें क्या मिला था? ये अवार्ड मिला था। विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? भूदान आंदोलन। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन से? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी आपके विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन से थे? दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त तिवारी। ब्रह्मदत्त तिवारी आपके तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसके बाद योजना आयोग ने कृषि और ग्रामीण विकास के प्रभारी बनाया था। योजना आयोग ने कृषि ग्रामीण विकास के प्रभारी किसको बनाया था? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की गई थी चेन्नई तमिलनाडु में। कब की गई थी? 1988 में। ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बनते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जी अगर करंट में है तो उनसे जुड़े स्टैटिक के पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना आपके 1950 में हुई थी। योजना आयोग का अंत कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का अंत कर दिया गया था। योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया था? नीति आयोग आ गया था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और योजना आयोग का पीएम क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब क्या होता है? कई बार हम पढ़ते हैं ना, इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा उसका स्वतः अध्यक्ष बन जाएगा। तो योजना आयोग का, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन हमने योजना आयोग को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, एक बात बताइए, एमएसपी को कौन लागू करते हैं? कृषि लागत मूल्य आयोग CASCP क्या करते हैं? आपके एमएसपी को लागू करता है, ध्यान रखिएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। जैसे हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? न्यूमिस्मेटिक। जैसे अंगूर की खेती क्या कहलाती? विटीकल्चर कहलाती है। ऐसे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, ध्यान रखिएगा। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर जो चीज़ें हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हो तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हॉर्टिकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक आपकी ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। 1853 के चार्टर में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का उल्लेख किया गया था। अच्छा, पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था, सत्येंद्रनाथ आपके पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था। पहले क्या होता था? जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी भारत में नहीं होती थी। कहाँ पे होती थी? लंदन में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा की परीक्षा को भारत के साथ लंदन के स्थान पर भारत में कराना चाहिए। इसी टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने सिविल सेवा परीक्षा की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दिया था? 19 वर्ष, जिसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विरोध किया था। फिर 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो हम कहते हैं सिविल सेवा के लिए क्या करना चाहिए? हम खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं और रोज भरकर लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? रोज भरकर। 1926 में हमने लोक सेवा आयोग का गठन किया था। लोक सेवा आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी आपके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 312 में उल्लेख है, राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जैसे अभी हमारे भारत में क्या 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा काम कर रही है। एक आईएएस की काम कर रही है, एक आईपीएस की काम कर रही है, एक आपकी आईएफएस की कर रही है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं काम कर रही है। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। क्लियर? भारत में कितने नृत्य हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ पे किया गया है? कौन सी पुस्तक में किया गया है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। कथक आपके उत्तर भारत का है। कथक आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। सत्रिय असम का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। ध्यान रखिएगा, इन सारे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य और 6 आपकी क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के वायसराय था कर्जन। कर्जन ने कहा था कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि उस टाइम में क्या हो रहा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक साथ सम्मिलित थे आपका बांग्लादेश का क्षेत्र। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक असुविधा हो रही, इसलिए हम बंगाल को विभाजन कर रहे हैं। लेकिन बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना। इसलिए क्या हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा हो गई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। अब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव चलाया गया था। कौन सा प्रस्ताव? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को हमने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव चलाया था। इसीलिए हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ 7 अगस्त को हम कौन? भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? भाला फेंका था। तो 7 अगस्त को 2 दिवस होते हैं। एक आपका हथकरघा दिवस होता है, एक आपका कौन सा दिवस होता है? भाला फेंक दिवस। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव आए थे। ये पहला आंदोलन था जिसमें क्या किया था? महिलाओं ने भी भाग लिया था।
स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव के तहत स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया था। बहुत सारे वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया था। विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया था। स्वदेशी चीज़ें अपनाने पर बल दिया गया था। लेकिन फिर हुआ क्या? बंगाल विभाजन के विरोध में हमने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लाए। लेकिन बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद हो रहा था। जो गरम दल के नेता कह रहे थे कि इसको हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में फैलाएंगे, जबकि नरम दल के कह रहे थे कि बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ बंगाल में। धीरे धीरे चलाने के तरीकों को लेकर मतभेद हो जाता है। मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके दो दलों में बंट जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है तो इस दिन हम क्या करते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसी टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोमार बांग्ला गीत की रचना की थी, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। 1911 का जब दिल्ली दरबार का गठन होता है तब हम बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। 1911 का जब दिल्ली दरबार का गठन हो रहा था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, हार्डिंग था। इसके साथ साथ किसके आगमन पर दिल्ली दरबार का गठन किया गया था, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। तो आज की क्लास में हमने इतने पॉइंट को डिस्कस किया। इससे जुड़ा कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इन सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, मेहनत करते रहिए। आपको मौका मिला है कि अपनी कलम से किस्मत को लिख सकते हैं, तो मौका का लाभ उठाइए और पढ़ाई करिए।